वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल के इस खास मौके पे मैं आपके लिए लाया हूं इस सीरीज की पहली बोनस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग ओ नोटेशन के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो ये आपका TLE यानी टाइम लिमिट एक्सीडेड वाला जो एरर आ जाता है ना कुछ कोड प्लेटफॉर्म्स में, मैं आज बताने की कोशिश करूंगा कि ये आखिर आता क्यों है। तो ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लेट्स डाइव इन। तो यार इससे पहले कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ नोटेशन ये सब डिस्कस करना चालू करें, पहले हम ये जान लेते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की अपनी सीरीज में हमने काफ़ी सारी वीडियोस अभी तक देखी, बट क्या हमारे माइंड में ये क्लियर है कि एक एल्गोरिदम होता क्या है? अगर नहीं तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं, आई थिंक उन्हें पहले से पता होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है, फिर भी मैं एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो, एक एल्गोरिदम होता है a well-defined instruction to solve a particular problem। इसका मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि क्लियर हो कि हम इनपुट को डिजायर्ड आउटपुट में कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि भाई 10 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे 100। तो ये तो इनपुट है 10 और आउटपुट है 100, बट हम इस नतीजे तक पहुंचे कैसे? इनपुट से हमने आउटपुट कंस्ट्रक्ट किया कैसे? तो इसके लिए बीच में हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया हुआ हमारे माइंड में या फिर अपने कंप्यूटर पे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, इसी को एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे हमें स्क्वायर करने के लिए क्या हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की होगी? जो नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 10 है, उसको 10 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें स्क्वायर पता चल गया। तो इसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। ऑलराइट, सिंपल डेफिनेशन यही है एल्गोरिदम का। तो देखो यार, ये तो सिंपल प्रॉब्लम थी कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, बट अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो ना, तो उसके एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इनपुट से डिजायर्ड आउटपुट निकालने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपके पास कुछ वैल्यूज है और आपको इन वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो देखो, इसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं और ये तरीके काफी डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आप मुझे दो तो शायद मैं किसी और तरीके से सॉल्व करूं, और आप खुद करो तो शायद आप किसी और तरीके से सॉल्व करो। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि इतने सारे तरीके में से बेटर तरीका कौन सा है। ठीक है, कौन सा तरीका बेटर है, कौन सा वर्स है? तो हमारे पास कुछ कॉमन लिंगो होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को कन्वे करने के लिए कि इस एल्गोरिदम को कितना टाइम या कितना स्पेस लगने वाला है जब हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ जानकारी मिल सके जो हम आपस में शेयर कर सके। तो जैसे अगर मैं कोई एल्गोरिदम लिखूं किसी प्रॉब्लम का और आपने कोई और एल्गोरिदम उसके लिए लिखा, तो आप मुझे बता पाओ कि मेरा एल्गोरिदम तुम्हारे एल्गोरिदम से बेटर है। आपके पास कोई तरीका होना चाहिए। बस इसी परफॉर्मेंस मेजर को आपस में इफेक्टिवली हम लोग कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या डेवलपर्स, इसके लिए हम बिग ओ नोटेशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, बिग ओ नोटेशन हमें किसी एल्गोरिदम की वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी देता है। वर्स्ट केस, यहां पर ध्यान रखिए, वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी देता है। और भी नोटेशंस हैं जो हमें बेस्ट केस की या एवरेज केस की हमें कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं। उनकी अपनी यूटिलिटी है, बट आप जनरली देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के जब हम सवाल कर रहे होंगे तो उसमें इंटरव्यूज में, ये जनरली अगर आप किसी कोड डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे हो, कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, तो उसमें बिग ओ नोटेशन का यूज करा जाता है जो कि हमें वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताता है। तो देखो यार, कुछ कॉमन टाइप्स के बिग ओ नोटेशन है जो कि आपके साथ डिस्कस करना यहां पर जरूरी है। ये ग्राफ आप देख सकते हो। तो देखो, इस ग्राफ में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जितना ज्यादा ग्रीन जोन के पास रहे उतना बेटर है आपका एल्गोरिदम, उतनी बेहतर तरीके से आपका एल्गोरिदम किसी कंप्यूटर पे रन करेगा, उतना कम वो टाइम लेगा। और सेम बात स्पेस के लिए भी की जा सकती है। अगर स्पेस की बात कर रहे हो तो ग्रीन के जितने करीब आपके एल्गोरिदम की लाइन ड्रॉ होगी,
इसका मतलब वो उतनी कम स्पेस ले रहा है। और ये जो टाइम और स्पेस है ना, ये कंप्यूटिंग रिसोर्स रियल वर्ल्ड में बहुत काम आते हैं। इनको मैनेज करना बहुत जरूरी है, तभी तो आपका एप्लीकेशन फास्टली रन करेगा किसी भी कंप्यूटर पे और कम स्पेस लेगा। ये जो ग्राफ है जो आप देख रहे हैं, इसमें आप ये टर्म n देख रहे होंगे, ठीक है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये O ऑफ log n है, फिर ये O ऑफ n है, O ऑफ n log n है, फिर ये इस तरीके से O ऑफ n स्क्वायर, O ऑफ 2 raised to power n और O ऑफ n फैक्टोरियल, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पे n क्या है। ये n जो है ना, ये आपके इनपुट का साइज है। ओके, इनपुट का साइज। तो आप देख रहे होंगे ये जो ग्राफ में जो ये लाइन बढ़ती जा रही है ना, ये इनपुट के फंक्शन के हिसाब से बढ़ती जा रही है। ये इनपुट का फंक्शन है। इसका मतलब जैसे जैसे आप एलिमेंट्स बढ़ाते जाओगे, इस ग्राफ की ये जो लाइन है ये आपको दिखाएगी कि वैसे वैसे ऑपरेशंस कितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जैसे O ऑफ 1 की बात करें तो ये सीधा आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। इसका मतलब आप कितने भी एलिमेंट्स बढ़ा लो वो सेम टाइम ही लेगा। O ऑफ log n में देखिए स्लाइट सा, ये देखिए आप स्लाइट सा एकदम पास से जा रही है ये एक्स एक्सिस के। फिर O ऑफ n थोड़ा दूर पे जा रही है, और फिर ये देखिए जो ये रेड जोन वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये देखिए आप कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है, ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब आपके कंप्यूटर को ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे अगर ज्यादा एलिमेंट्स का इनपुट आप उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए दे रहे हैं। तो चलिए कुछ कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर लेते हैं और देखते हैं ये कहां यूज होती है। तो सबसे पहले O ऑफ 1 की बात करते हैं, जिसको कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इनपुट का साइज चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कांस्टेंट टाइम लेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमें कोई एक एरे दे रखा है और उस एरे का हमें कोई nth इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है ये फेच करके हमें बताना है, तो चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो या फिर 10,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने रिसोर्स कंप्यूटर को इसको फेच करने के लिए लगाने पड़ेंगे, उसका जो इनपुट है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो फ्री ऑफ इनपुट साइज है। ओके, फिर बात करते हैं O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, जिसको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है, तो आपके जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे एल्गोरिदम में, वो एक लीनियर फंक्शन होगा इनपुट साइज का। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस लीनियरली इंक्रीज करेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आपको एक एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो एरे का साइज जितना होगा उतने ही ऑपरेशंस आपके कंप्यूटर को करने पड़ेंगे। अगर एरे का साइज मान लीजिए सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उसको सिर्फ एक ऑपरेशन करना पड़ेगा प्रिंटिंग का। वहीं अगर आपके एरे में 10,000 एलिमेंट है, तो उसको 10,000 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो इनपुट का जो साइज है, इस केस में जो एरे का साइज, उतने ही ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। तो यही है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, यानी O ऑफ log n। तो इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी में जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है ना, वो लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं इनपुट साइज के। ओके, बाइनरी सर्च इसका एक एग्जांपल है। अगर आपके पास एक सॉर्टेड लिस्ट हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर्स में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स दिए हो और आपको उसमें कोई एक एलिमेंट खोज के देना हो, तो इसके लिए आपको लॉगरिदमिक टाइम लगता है, क्योंकि हर स्टेप में आप अपने इनपुट साइज को हाफ कर सकते हो। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपके इनपुट के साइज के हिसाब से आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्वाड्रेटिक फंक्शन के हिसाब से बढ़ते हैं। इसका मतलब आपका इनपुट जिस हिसाब से बढ़ता है, उसके स्क्वायर के हिसाब से जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती है। इसके अलावा भी और तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, जैसे कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है।
हम जैसे जैसे एल्गोरिदम्स को डिस्कस करते जाएंगे इस वीडियो सीरीज में, वैसे वैसे मैं आपको सारे एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं आपको किसी एल्गोरिदम में कोई ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो अनऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम है वो किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे काम कर रहा था, और जो नया मैंने ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम आपको बताया वो किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे काम कर रहा है। सेम चीज अप्लाई होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे भी। तो कोई प्रोग्राम कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो इनपुट साइज का फंक्शन कैसे है, इस चीज को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। कॉन्सेप्ट जो आपने यहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सीखा सेम वहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट, तो फाइनली मैं आपसे बात कर लेता हूं कि आप किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म को जब यूज करते हैं ना, तो वहां पे आपको कई बार ये TLE टाइम लिमिट एक्सीडेड वाला एरर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको ये एरर देखने के लिए मिल जाए कि टाइम लिमिट एक्सीडेड या फिर मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो कोड प्लेटफॉर्म आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक ऐसा एल्गोरिदम लिखें जो आपके करंट एल्गोरिदम से कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर मेमोरी लिमिट एक्सीड हो रही है तो इसका मतलब वो कम मेमोरी स्पेस में एग्जीक्यूट हो जाए। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये टाइम लिमिट एक्सीडेड या मेमोरी लिमिट एक्सीडेड इस तरीके का आपको एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो सीरीज में आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको सारे एल्गोरिदम्स के लिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करता रहूंगा साथ के साथ। अगर ये वीडियो आपको अब तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। एक बार फिर से वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और मेरी बेस्ट विशेस हैं आपकी कि इस साल आप एक बेहतर कोडर और एक बेहतर डेवलपर बनने के अपने सपने को जरूर साकार करें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। Goodbye.